तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो मेरे साथ आप लोग रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलते हैं अपने सफर पे। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ताल प्रकाश के लेखक कौन है। तो दोस्तों फटाफट बताना है कि ताल प्रकाश के लेखक कौन है। आपके दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 या 4 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हम बहुत बेहतर प्रश्न है। और स्टेट पेपर 1, ठीक है, स्टेट पेपर 1 या 2, अगर आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को जो है, जैसा कि मैंने बताया था, संगीत का एक दायरा होता है और उसी दायरे से सभी एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए फटाफट सब लोग देखेंगे इस चीज को, देखते हैं। तो ताल प्रकाश के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कौन है, तो इसका आंसर होगा भगवत शरण शर्मा। ठीक है, ताल प्रकाश के लेखक ताल प्रकाश, तो भगवत शरण शर्मा याद रखना है। निम्न में कौन धीमी लय में गाया जाता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है आपको धीमी लय में, तो धीमी लय की बात करते हैं हम लोग, तो धीमी लय में कौन सा गाया जाता है, तो धीमी लय में आलाप गाया जाता है। क्या गाया जाता है, धीमी लय में आलाप गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्या है कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर को क्या कहते हैं। तो पाश्चात्य संगीत में जो आपके शुद्ध स्वर होते हैं, ठीक है, शुद्ध स्वर, जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में यहाँ पे भी क्या होता है, 3 प्रकार के स्वर होते हैं ना। एक होता है आपका शुद्ध स्वर, एक होता है तीव्र, और एक होता है आपका कोमल। ठीक है, तो इसी सब नामों को जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि शुद्ध को क्या कहा जाता है, तीव्र को क्या कहते हैं और कोमल को क्या कहते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग देखना शुरू कर लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो देखिए पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर को कहते हैं नेचुरल नोट। क्या कहा जाता है, नेचुरल नोट कहा जाता है पाश्चात्य संगीत को। नेचुरल, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर जो शुद्ध होंगे यानी कि नेचुरल होंगे, यानी कि जो शुद्ध है वो नेचुरल है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहा जाता है। तो पाश्चात्य संगीत में जो तीव्र होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान संगीत पद्धति में जो है आपके म तीव्र होता है, तो ऊपर जो खड़ी लाइन लगी होती है, ठीक है, तो म तीव्र होता है, ये चीज तो आप लोग जानते हैं। तो वो तीव्र को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है, तो तीव्र को हम लोग शार्प कहेंगे। ठीक है, म शार्प, यानी कि आपको देखिए जो सांप होता है ना, सांप, स्नेक, उसकी बात कर रहे हैं, वो किस तरह से, इस तरह से खड़ा होता है। तो ये आपका खड़ा मतलब तीव्र, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तीव्र, ऐसा देख लीजिए कि यहाँ पे ये तीव्र ये खड़ा है, तो तीव्र वाले को शार्प। क्लियर। अब ज्यादा इस पे ज्यादा माइंड नहीं लगाना है मेरे दोस्त, बस एक छोटा सा ट्रिक था आपके लिए। ठीक है, शार्प। और उसके बाद फिर आपका जो कोमल होगा नीचे, यानी कि कोमल स्वर के नीचे क्या होता है, जैसे कि रे कोमल लिखना हो तो नीचे क्या करते हैं, फ्लैट, या ये नीचे का हम चिन्ह लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट। ठीक है, इसको फ्लैट। तो जो आपका कोमल जो स्वर होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लैट। पाश्चात्य संगीत में क्या बोला जाता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं पाश्चात्य संगीत में, उसको कोमल को फ्लैट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला क्या है। तो मैंने तीव्र बता दिया, तीव्र को क्या कहते हैं, तीव्र को शार्प कहते हैं। ठीक है, और इसको जो आपका कोमल जो है उसको क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। क्लियर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किनका संबंध दरभंगा घराने से है। दोस्तों दरभंगा घराने की बात हो रही है, इनमें किनका संबंध जो है आपके दरभंगा घराने से, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से राम चतुर मल्लिक का जो संबंध है आपके दरभंगा घराने से हो जाएगा। ठीक है, दरभंगा घराने से, यानी आपको राम चतुर मल्लिक जो क्या थे, वो ध्रुपद गायक थे। क्या थे वो, राम चतुर मल्लिक ध्रुपद गाते थे, और इनका संबंध जो था वो कहाँ से, दरभंगा घराने से था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे प्रश्न है, क्या है कि ध्रुपद शैली का आविष्कार कब माना गया है, यानी कि कब हुआ ध्रुपद शैली का आविष्कार बताना है। तो फटाफट, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ध्रुपद जो है, ये आपका ध्रुपद, इसका आविष्कार किसने किया, किसको माना जाता है आविष्कार। चलिए फटाफट बताइए मुझे, और देखते हैं इसका आविष्कार जो है आपका कब किया गया। तो आपके ये बताया जाता है कि ध्रुपद की आविष्कार जो है आपके 15वीं शताब्दी में की गई थी। किनके द्वारा, तो ये राजा राजा मान सिंह, राजा मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर के द्वारा ध्रुपद की आविष्कार किया गया था, और यह 15वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्रुपद जो है, ध्रुपद की कितनी 4 वाणियां प्रचलित हो गई है। कितनी वाणियां प्रचलित है, 4 वाणियां प्रचलित है, किसकी, ध्रुपद की। ठीक है, एक आपके हो गए कौन कौन से, एक आपके हो गए खंडार वाणी, दूसरा है आपका नौहार वाणी, और ये आपका है डागुर वाणी, और उसका एक आपका है गोबरहार वाणी, गोबरहार, जिसका कि संबंध तानसेन से माना जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए एक प्रश्न रहेगा कि
स्वामी हरिदास जो थे वो तानसेन के तो गुरु थे, तो स्वामी हरिदास के जो गुरु तानसेन थे उनको जो है ध्रुपद के किस वाणी से संबंधित माना जाता है? ध्रुपद के किस वाणी से संबंधित माना जाता है स्वामी हरिदास को? ठीक है। चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए अगला देखते हैं कि खेमटा ताल में खेमटा ताल कितने मात्रा का ताल है? तो खेमटा ताल में जो है मात्राओं की संख्या की बात करें तो खेमटा ताल में 12 मात्रा होते हैं। ठीक है, कितने? खेमटा ताल में 12 मात्रा होते हैं। ठीक है। चलिए अगर इसकी बात कर ले कि खेमटा के बारे में, तो इसमें 12 मात्रा तो होते हैं, लेकिन अगर विभाग अगर पूछे तो आपको बताना है कि इसमें खेमटा में 4 विभाग होते हैं और आपकी ताली 3 होती है और इसमें एक खाली भी होती है। ठीक है, इसमें एक खाली भी होती है। और ये जो 12 मात्रा का खेमटा ताल देख रहे हैं ना, इसके प्रत्येक विभाग में 3 मात्रा होती है। कितनी? 3 मात्रा प्रत्येक विभाग में। कितने हो गए? 3, 6, 9, 12 हो गए ना। ये एक विभाग आपका, 2 विभाग, ये आपका हो गया 1, 2, 3 और 4। तो 4 विभाग में प्रत्येक विभाग में कितनी मात्रा? 3 मात्रा। कितनी? ये आपकी ताली कितनी? ताली 3 और खाली कितनी? 1 और विभाग कितने टोटल? 4 और खेमटा की मात्रा कितनी? 12। ठीक है, क्लियर? चलिए इतने अच्छे से क्लियर दोस्तों अगर आप करते चलेंगे तो बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रेगुलर जो है हम आपके लिए सेट प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। हमेशा हर दिन आपके लिए जो है वीडियो आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अहीर भैरव किस थाट का है? तो राग अहीर भैरव के बारे में बताया जा रहा है कि किस थाट का है। तो दोस्तों अहीर भैरव जो है दोस्तों, ये लास्ट में भैरव लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि ये भैरव थाट का है। किसका है? अहीर भैरव आपका हो गया। ये किसका है? अहीर भैरव। तो ये आपके भैरव का है। ठीक है। अगला है, क्या बोल रहा है कि अगला जो है आपके नाद के कितने गुण बताए गए हैं? दोस्तों वैसे आप लोगों से करवा लूं फटाफट, मारवा से कम एक जो थाट, ये जो आपके थाट हैं, सभी थाटों से आप एक एक राग का नाम कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आप लोग को पता है कि सभी सभी थाटों से सबको राग पता होनी चाहिए। तो एक एक जो आपका जो प्रिय राग है आप फटाफट उसे कमेंट करेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नाद के कितने गुण बताए गए हैं? तो दोस्तों नाद की अगर गुण के बारे में बात की जाए तो नाद के 3 गुण बताए गए हैं। ठीक है, कितने? 3 गुण। कौन कौन सा है? ये आपके तारता, तीव्रता और नाद की जाति अथवा गुण, ये आपके जो है बताया गया है। ठीक है। तारता यानी कि तारता जैसा कि मतलब दोस्तों ऊंचाई नीचाई होता है ना, ऊंचाई नीचाई, इसको तारता कहते हैं। और ये छोटा बड़ापन जो होता है नाद का, ये छोटा बड़ापन, इसको कहते हैं तीव्रता। जैसे कि आप सा से स्टार्ट कर रहे हो तो सा, ये आपका रे, ये आपका ग, क्योंकि स्वर तो ऊपर जाता है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो स्वर जो है ऊपर चला जाता है, ऊपर लगना शुरू हो जाता है। तो ये सा रे ग म, तो ये होता है आपका तीव्रता। यानी कि क्या होता है ये होता है आपका छोटा बड़ापन। ठीक है। और जाति अथवा गुण वो तो पता ही है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे यही प्रॉब्लम थोड़ी सी कभी कभी क्रिएट हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, नाद तो आपको बता दिए। अब अगला 11 नंबर का प्रश्न है, किस नाद का प्रयोग संगीत में होता है? तो फटाफट कमेंट करना है कि किस नाद का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ये, सॉरी, आहत नाद। क्या हो जाएगा इसका? आहत नाद जो है आपका, आहत नाद का प्रयोग संगीत में किया जाता है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि नाद कितने प्रकार के होते हैं। नाद जो है दोस्तों वो आपके 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक आहत और दूसरा अनाहत। तो दोस्तों आहत नाद का ही प्रयोग हम लोग संगीत में करते हैं। ठीक है। और अनाहत नाद का प्रयोग हम लोग संगीत में नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राग वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम खाली स्थान में मिलता है। यानी कि बताना है आपको, ग्रंथ बताना है कि राग वर्गीकरण का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो ग्रंथ की नाम बताना है कि किस ग्रंथ में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राग दर्पण का राग वर्गीकरण का जो उल्लेख है वो किसमें मिलेगा? तो वो आपके मिलेगा बृहदेशी में। किसमें? बृहदेशी। और बृहदेशी किसकी पुस्तक है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा चीज़ जो है हमने करवा चुका है आपको, बहुत सारा। क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप सारा जाकर उठाकर देखिए, सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करवा रहा हूँ रेगुलर।
तो फटाफट आप लोग पिछला वीडियो भी देख लीजिए जाके, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ आपका सारा प्रश्न क्लियर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि धमार ताल में कितने विभाग हैं? तो धमार ताल का विभाग बताना है। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि धमार ताल में मात्रा कितने हैं जी? तो मात्रा है आपके 14, ठीक है। धमार ताल में कितने मात्रा है? धमार ताल में 14 मात्रा है। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है हमसे? विभाग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 विभाग इसके होंगे। कितने विभाग? तो धमार ताल में कितने विभाग हो गए? धमार ताल में 4 विभाग ही होते हैं दोस्तों। याद रखना है, धमार में 4 विभाग होते हैं। कैसे होता है? और 4 विभाग में मात्राएं कितनी होती है? 5 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4। 5, 2, 3, 4 इस तरह से इसके प्रत्येक विभाग में मात्राएं होती है। पहली विभाग में 5 मात्रा, दूसरी विभाग में 2 मात्रा, तीसरी विभाग में 3 मात्रा और चौथी में 4 मात्रा। तो इस तरह से हम लोग को क्लियर करते चलना है। अगला है कि पद वर्णम के कितने भाग हैं? देखिए, पद वर्णम की बात हो रही है। पद वर्णम के भाग के बारे में बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, ये जो है पद वर्णम के भाग माने जाते हैं। तो एक होता है पल्लवी, पल्लवी, दूसरा है अनुपल्लवी और तीसरा है चरणम। तो ये आपके कितने भाग हो गए? ये आपके 3 भाग हो गए, ठीक है। 1, 2 और ये 3। तो पद वर्णम के कितने भाग? तो आपने देख लिया। तो ये सही जवाब इसका पद वर्णम के 3 भाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि तान वर्णम को खाली स्थान लय में गाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है तान वर्णम को किस लय में गाया जाता है? तो तान वर्णम जो है दोस्तों, हमेशा उसको किस लय में जो है उसको क्या सही जवाब करना है हमेशा? तो इसको अगर पूछे तो मध्य लय में गाया जाता है, ठीक है। तान वर्णम को मध्य लय में गाया जाता है। उसके बाद आपका ये जो है क्रमिक पुस्तक मालिका, 16वां नंबर प्रश्न है। क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं? भाग पूछा जा रहा है। सबसे पहले इनके राइटर के बारे में जानेंगे कि इनका ये जो है क्रमिक पुस्तक मालिका किनकी ग्रंथ है। तो इनके ग्रंथकार जो है वो आपके पंडित भातखंडे जी हैं। कौन है? भातखंडे। इनका पूरा नाम दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कीजिए पूरा नाम, और इनका साथ में उपनाम भी जरूर लिखिएगा। इनके दोस्त 2 उपनाम है, ठीक है। उपनाम इनका 2 है। दोनों नाम क्या आप लोग जानते हैं? नहीं तो फटाफट कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं, वैसे पिछले वीडियो में चर्च भी किया हूं। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा आगे तक, ठीक है। तो आपके क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग पूछा जा रहा है। तो क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग कितने हैं? सही जवाब क्या हो गया इसका? 6, ठीक है। 16 नंबर का 6। अगला प्रश्न है 17वां नंबर है कि राग भगवती के रचनाकार किन्हें माना जाता है? तो राग भगवती के रचनाकार जो है दोस्तों वो आपके माने जाते हैं अलाउद्दीन खां। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खां जो है वो राग भगवती के रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न है कि राग असावरी का संवादी स्वर। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप लोग को ये चीज जो है दोस्तों आप लोग ध्यान देके मारना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ लें और पीछे स्वर लगा दें। तो डायरेक्ट होता है, बच्चे के साथ होता है, क्योंकि टेस्ट लेते हैं जब तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे संवादी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा होता है जब टेस्ट लेते हैं, तो इसलिए आप लोग को सचेत कर देते हैं। अगर आप लोग पढ़ते हैं पूरी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो राग असावरी का संवादी स्वर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए वादी देखे तो ये हो जाएगा ध, और संवादी क्या होता है? ग, ठीक है। तो ये आपका ध और ग है। तो संवादी पूछा है तो संवादी कौन सा हो जाएगा हमारा? संवादी हो जाएगा ग, ठीक है। संवादी क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राग भैरवी का संवादी स्वर क्या होगा? सॉरी यहाँ प्रश्न नीचे है ना, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। राग भैरवी का संवादी स्वर क्या होगा? ठीक है, राग भैरवी का संवादी स्वर क्या होगा? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भैरवी में देखिए क्या होता है, वादी स्वर इसका होता है म होता है, और संवादी क्या होता है? सा होता है, ठीक है। संवादी सा। तो हमसे वादी तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? संवादी। तो सही जवाब इसका क्या हम लोग लगाने वाले हैं? सही जवाब लगाएंगे सा। राग भैरवी का जो जो संवादी स्वर होता है वो क्या होता है? सा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि ध्वरु वर्णम के कितने अंग हैं? तो ध्वरु वर्णम के अंग के बारे में बताना है। तो ध्वरु वर्णम के अंग जो होते हैं वो दोस्तों आपके कितने होते हैं? ध्वरु वर्णम के 6 अंग
होते हैं। ठीक है, ध्वरु वर्णम के कितने अंग? याद रखना है, जब यह सब जो प्रश्न है ना, ये सब रेगुलर जो है आपके रिपीट होने वाले प्रश्न है। तो 6 अंग ध्वरु वर्णम के। अगला प्रश्न है, स्वरों का वह स्वरूप जिसका प्रयोग गायन में होता है। तो स्वरों का वह स्वरूप जो है जिसका प्रयोग हम लोग गायन में करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ण। इसी को तो वर्ण कहा जाता है। स्वरों का वह स्वरूप जिसका प्रयोग गायन में होता है, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण, अगर आपसे पूछे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों जवाब देना है आपको, वर्ण जो है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार। कौन कौन से? तो आपको बताना है, अस्थाई, अस्थाई, आरोही, अस्थाई, आरोही, उसके बाद फिर आपका अवरोही, अवरोही, और आपका क्या हो गया? संचारी। ठीक है, संचारी। अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, यही तो होते हैं आपके वर्ण के 4 भाग। ठीक है, और वर्ण किसको कहा जाता है? स्वरों का वह स्वरूप जिसका प्रयोग क्या होता है? जिसका प्रयोग गायन में होता है। ठीक है, उसको वर्ण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मत्त कोकिला वीणा का पूर्व में कौन से नाम से प्रचलित था? मत्त कोकिला जो वीणा है उसका जो नाम था पूर्व में, वो किस नाम से जाना जाता था? ये जवाब देना है आपको, तो फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में। चलिए, तो इसका जो जवाब जो हो जाएगा, सही जो हो जाएगा 22 नंबर का, मत्त कोकिला वीणा को पूर्व में जो है उसको महती वीणा के नाम से जाना जाता था। क्या? महती वीणा। और महती वीणा का प्रयोग दोस्तों कौन करते थे पता है? महती वीणा का प्रयोग करते थे नारद जी। महती वीणा, नारद जी जो थे वो आपके महती वीणा का प्रयोग किया करते थे। महती वीणा का प्रयोग। अगले प्रश्न है, विपंची वीणा में कितने तार होते हैं? तो विपंची वीणा में अगर तारों की बात कर ले तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विपंची वीणा में कितने तार होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, विपंची वीणा में 9 तार होते हैं। 9 तार, याद रखना है। विपंची वीणा में कितने तार? विपंची वीणा में 9 तार। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, तबला तरंग में कितने तबले का प्रयोग होता है? तो तबला तरंग की बात हो रही है, तो तबले तरंग में हम लोग को देखना होगा यहाँ पे कि कितने तबले का प्रयोग होता होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है कुछ हटके दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो सही आंसर रहने वाला है वो 10 से 16 रहेगा कि तबले तरंग में कितने तबले का प्रयोग होता है। तो 10 से 16 तबलों का प्रयोग होता है इसके बीच में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने अवनद वाद्य बताए हैं? नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने अवनद वाद्यों का उल्लेख किया है? तो सबसे पहले आप लोग जानें कि अवनद वाद्य क्या होता है। अवनद क्या होता है? तो अवनद वाद्य वे होते हैं जिनमें क्या होता है? चमड़े मढ़े हुए होते हैं। ठीक है, चमड़े मढ़े हुए होते हैं जिनके ऊपर, वही होता है ना अवनद वाद्य। जैसे कि आपका हो गया, क्या हो गया? तबला हो गया, डमरू हो गया, ढोलक हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके अवनद वाद्य की श्रेणी में आते हैं। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार 100 अवनद वाद्य बताए गए हैं। किनके द्वारा? भरत ने बताए हैं कि 100 अवनद वाद्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, किस वीणा में 7 तार होते हैं? यानी 7 तार वाली वीणा कौन है? तो 7 तार वाली जो वीणा हो जाएगी हमारे 26 नंबर का जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, 7 तार किसमें होती है? तो वो होती है आपके चित्रा वीणा में। किसमें? चित्रा वीणा में दोस्तों कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। और विपंची वीणा में मैंने कितना बताया? विपंची में 9 तार मैंने बताया कि विपंची वीणा में 9 तार होते हैं, और चित्रा में जो है आपके 7 तार होते हैं। ठीक है, चित्रा वीणा में 7 तार होते हैं। बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पूर्व मध्यकाल की देखिए, पहले सबसे पहले आप जानिए काल। काल मीन्स क्या होता है? समय। तो इसको जो है दोस्तों आपको 3 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, एक होता है आपका कौन सा? एक है आपका प्राचीन काल, एक है आपका मध्यकाल, और एक वर्तमान में जो भी चल रहा है आपका आधुनिक काल। ठीक है, कौन सा? आधुनिक। आधुनिक काल चल रहा है, तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि पूर्व मध्य काल। उसके बाद ये मध्य काल को दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, ये प्राचीन काल जो समय माना जाता है ना, ये भरत काल का समय है। तो ये 1 से लेकर 800 ईस्वी तक का माना जाता है। 1 से लेकर 800 ईस्वी तक का ये काल होता है, भरत काल, प्राचीन काल जो है। ये मध्य काल में आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके
पूर्व मध्यकाल और एक आपका होता है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जो ये पूर्व और उत्तर जो अगर हम मिला दें मध्यकाल की अवधि, तो ये 10 100 वर्ष की अवधि मानी जाती है। तो यहाँ से 800 तो ये हो गया, तो 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक का जो है आपको पूर्व मध्यकाल माना जाता है, और 1300 से लेकर 1800 तक, 1300 से 1800 तक की ईस्वी को क्या माना जाता है, उत्तर मध्यकाल। और उसके बाद फिर 1800 से अगर अभी तक की बात करें तो ये आपके आधुनिक काल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि इतना बहुत बढ़िया लगा होगा, ये समझ गए होंगे आप। तो पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो वही पूर्व मध्यकाल। कौन सा, आपको मैंने बताया ना, पूर्व, यानी कि 800 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी वाली जो थी, 1300 ईस्वी जो है थी आपकी, वही जो है आपका वो पूर्व मध्यकाल है। तो इसको कौन सा काल कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था दोस्तों प्रबंध काल। क्या, याद रखिएगा, प्रबंध काल इसका सही जवाब होगा, प्रबंध काल। ठीक है, क्या कहा जाता था, प्रबंध काल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। किस काल में संगीत का सर्वाधिक विकास माना जाता है, तो संगीत के सर्वाधिक विकास की अगर बात करें तो वो आपको किसमें माना जाता है, यह आपके उत्तर मध्यकाल में माना जाता है, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। कब, उत्तर मध्यकाल। तो इसकी अवधि के बारे में बात करें तो उत्तर मध्यकाल, आपने वहां पे पूर्व देखा, लेकिन यहाँ पे ये आपको 1300 से लेकर 1800 हो जाएगा, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर। और यहाँ पे आपको 800 से लेकर 1300 तक जो हो जाएगा, 1300 ईस्वी तक, ये आपका पूर्व था। और 1 से लेके 800 तक जो था वो आपके प्राचीन थे, वो आपके क्या थे, प्राचीन। ठीक है, तो समझ में आ गया वो, उम्मीद है बहुत बढ़िया से आप लोग समझ चुके हैं अभी तक। चलिए, तो सही जवाब इसका ये था पूर्व में प्रबंध काल, और आपके सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो आपके उत्तर मध्यकाल में विकास हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चाचर ताल को किस नाम से जानते हैं। देखिए, चाचर के बारे में पूछा जा रहा है, चाचर ताल को किस नाम से जानते हैं। तो चाचर के बारे में क्या दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना था, तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं तो जानता ही था, क्योंकि ये पता था। चलिए अगला प्रश्न है कि चाचर जो है ये इसको बताना है, तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका क्या, दीपचंदी ताल। ताल दीपचंदी जो है वो आपके चाचर ताल के नाम से भी जाना जाता है, इसको चाचर ताल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो दोस्तों इसी प्रकार से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए, पूरा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए, और बिल्कुल जो है आपको रिजल्ट हासिल करने से कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और मात्रा की बात करें तो इसमें दीपचंदी में 14 मात्रे होते हैं। कितने मात्रे का ताल है, 14 मात्रे का ताल है। इसमें विभाग कितने होते हैं, दीपचंदी में भी 4 विभाग होते हैं, और इसमें आपके 3 क्या होते हैं, दीपचंदी में 3 आपके ताली होते हैं, 3 ताली, और एक बात करें तो एक एक खाली दीपचंदी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। चलिए फटाफट अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, सारा मत मिटो भाई। तो दीपचंदी ताल। ठीक है, अब जो लास्ट प्रश्न हमारा है इस सेट का दोस्तों, छोटा ख्याल प्रायः किस ताल में गाया जाता है। तो छोटा ख्याल के साथ किस ताल की जो संगत बनती है वो बतानी है। तो फटाफट बताना है इसको, 3 ताल। क्या बताना है, 3 ताल, यानी छोटा ख्याल जो है वो आपके 3 ताल का संगत होता है इसके साथ, छोटा ख्याल में। तो फटाफट देखिए, 3 ताल में जो है आपको कितने मात्रा होते हैं, 3 ताल में, 3 ताल में आपके जो मात्राओं की संख्या जो होती है वो आपके 16 मात्रा होते हैं। और अगर विभाग की बात करें तो इसमें भी 4 विभाग होते हैं, और आपके 3 जो होते हैं ताली होते हैं, और एक क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसमें है, बस मात्रा इसमें बदल गया है। और विभाग भी इसमें क्या हुआ, जो आपके ऊपर में हम जो अभी दीपचंदी बताए उसमें भी 4 विभाग थे, और इसमें भी 4 विभाग हैं। तो प्रत्येक विभागों में अगर आपसे मात्रा पूछ ले दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 3 ताल क्योंकि बहुत मुख्य ताल है, अगर प्रत्येक विभाग की मात्रा पूछे तो 16 मात्रा की ताल है, और प्रत्येक विभाग में 4 मात्रा होते हैं। ठीक है, प्रत्येक विभाग में कितने मात्रा, 4 मात्रा होते हैं। तो चलिए आज का जो है प्रश्न हमारा समाप्त हुआ, तो इसका सही जवाब आपको मिल ही गया सब। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं आपसे, और अपने तैयारी में आप लगे रहें।
ठीक है? सेशन के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको यह सेशन कैसा लगा है, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।